ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, अपना कर्तव्य दिखला के। नमस्कार बच्चों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य और अच्छी सेहत की कामना करते हुए पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। बच्चों, आज हम लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th के हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता को रचने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे बिहार के ही कवियों में से श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि का भी दर्जा प्राप्त है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया घाट बेगूसराय जो ज़िला है बिहार का, वहाँ हुआ और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को बिहार में नहीं बल्कि मद्रास में इस समय रह रहे थे वहाँ हो गया। इनका व्यवसाय जो मुख्य रूप से इन्होंने सरकारी सेवा भी की, लेकिन मुख्य रूप से ये कवि और लेखक के रूप में ही बने रहे। अगर विधा की बात की जाए तो ये गद्य और पद्य दोनों विधा में प्रवीण थे। कविता लेखन, खंड काव्य की रचना और निबंध लेखन के साथ साथ समीक्षा और अन्य कई तरह की रचनाओं में ये काफ़ी ज़्यादा प्रवीण माने जाते थे। साहित्यिक आंदोलन की अगर बात की जाए तो इन्होंने राष्ट्रवाद के साथ साथ प्रगतिवाद को भी बढ़ावा दिया। ये एक ऐसे कवि के रूप में रहे जिन्होंने हर हमेशा सच का साथ दिया। हालांकि ये राजनीति में भी थे, लेकिन राजनीति में रहते हुए भी इन्होंने निष्पक्ष और बिना किसी सत्ता पक्ष को देखते हुए, बिना किसी सत्ता पक्ष को एक साथ रखते हुए इन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने बात को हमेशा रखा। रामधारी सिंह दिनकर जी की शिक्षा दीक्षा उनके यानी गांव में ही हुई। गांव में के आसपास ही 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। वे एचई स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। इसके बाद वो हिंदी के पूरे भारत में हिंदी के सलाहकार के रूप में सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी, यानी गद्य की रचना किया करते थे, जैसे कहानी, समीक्षा इत्यादि। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि हैं। इसी तरह इनकी जो रश्मि रथी हैं वह तो कई बार मैं भी पढ़ चुका हूँ। चलिए आज आपको कुछ उसकी पंक्तियाँ पहले सुना देता हूँ, उसके बाद आप लोग आगे देखिएगा। देखिए इसकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जब हालांकि इसको कई सर्गों में बांटा गया है, लेकिन जिस समय ये रश्मि रथी जो है यह इसका महाभारत का भाग है। यह जो रश्मि रथी है यह महाभारत का एक अंश है। जब पांडव अपना वनवास पूरा करके पुनः जब आए थे तो इनके तरफ से भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए कि इन्हें भी कुछ दे दो ताकि इनका भी गुजारा हो सके। इन्हीं चीज़ों को जो संवाद होता है उसे छंदोबद्ध किया है यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो देखिए मैं इसे सुनाता हूँ।
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। वो नहीं चाहते थे पहले कि युद्ध हो, महाभारत का युद्ध हो, तो सोचा इन्होंने कि चलो दुर्योधन को सुमार्ग पर लाते हैं। तो वहां जाकर के इन्होंने संदेशा क्या दिया, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें दिक्कत है तो कम से कम अगर न्याय है तो यही है कि आधा दे दो, आधा तुम रखो आधा इन्हें दे दो, और अगर इसमें भी कुछ दिक्कत हो तो 5 गांव सिर्फ दे दो, ताकि हम लोग यहाँ पर पांडव जो है अपना गुजारा कर सकें, हम जो है उसी में खुश रहेंगे, तुम अपनी पूरी धरती तमाम रखो, वही हम खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी, असी मतलब तलवार, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। दुर्योधन वह भी नहीं दे सका, और किया क्या उसने, भगवान श्री कृष्ण को ही बांधने की ठान ली। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। मतलब अब तो यहाँ पर उल्टा ही काम हो गया, भगवान को ही बांधने चला है दुर्योधन। अब देखिए यहीं पर यह आता है जो मैं प्रायः बोला करता हूँ, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नाश छा गया दुर्योधन पर, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। हरि ने भी सनहुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संकार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। इन्होंने अपना स्वरूप दिखा दिया, भगवान श्री कृष्ण ने पूरा दिखा दिया कि देखो सब कुछ तो मेरे ही अंदर है। पूरा पृथ्वी एकदम डोलने लगा, भगवान ने कुपित होकर कहा बांधो मुझे, और अपना स्वरूप इन्होंने विस्तार कर लिया। उसके बाद उन्हीं में दिखने लगा सब कुछ। अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो उसमें भी आपको ये दृश्य जरूर आप लोगों ने देखा होगा। भगवान ने अपने अंदर ही दिखा दिया, आसमान है, हवा है, सब कुछ उन्हीं में लीन है। तो बोला कब देखो मेरे में, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। पूरा का पूरा महाभारत का भविष्य जो था वो इन्होंने पहले ही दिखा दिया। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। अब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मुझे क्या बांधेगा तू, मुझे बांधना है तो पहले गगन को बांध, आसमान को बांध। तो ये रश्मि रथी की पंक्तियाँ हैं। और अब इसी में लास्ट में इन्होंने बता भी दिया था कि क्या होगा दुर्योधन, आखिर तुम्हारा हाल क्या होगा। तो अंतिम में, चूँकि ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, अंतिम के कुछ बंद को पढ़ता हूँ। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। पूरा का पूरा जो सभा था, पूरी सभा बिल्कुल सन्न,
लग रहा था कि सब किसी में जान ही नहीं, समय को लगा था रोक दिया, बस 2 ही लोग थे जो बिल्कुल देख रहे थे सब कुछ। तो उन 2 लोगों को देखिए इन्होंने कैसे कहा है, केवल 2 नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये रश्मि रथी की पंक्तियां हैं। तो इस तरह एकमात्र रश्मि रथी नहीं बल्कि और कई ऐसे काव्य हैं जिसमें इनकी ओज भरी पंक्तियां जो इन्होंने गाया है, जो इन्होंने लिखा है, जिसका और कोई सानी है ही नहीं। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वे भारतेंदु युग से प्रवाहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पंक्ति है, यहाँ पर जो खास करके जो कविता है जनतंत्र का जन्म, यह कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों की देसी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता की जो ऐतिहासिक महत्व है, इस कविता का जो ऐतिहासिक महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब चलिए चलते हैं इस कविता पर, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। देखिए, जन मतलब व्यक्ति, तंत्र मतलब शासन। अब जनतंत्र बोलें या लोकतंत्र बोलें, बात बराबर है, क्योंकि जनतंत्र का जन्म जो और जो यहाँ से यहाँ अलंकार मिलता है, इसलिए कवि ने शायद लोकतंत्र ना लिख करके जनतंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो देखिए पहली पंक्ति क्या है जनतंत्र के जन्म में। अब यहाँ देखिए पूरा का पूरा अलग अलग जो पंक्तियाँ हैं, पंक्तियों को भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि पूछ दिया जाता है कि ये पंक्ति जो है ये किस कविता से ली गई है। तो ऐसे समय में आपको कविता को देखना पड़ेगा। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि काफ़ी समय से जो भारत पराधीन था, वह पराधीन भारत अब आज़ाद होने को था, और उस समय इन्होंने कहा कि जो पराधीन भारत जब आज़ाद होगा तो यहाँ पर जनतंत्र आएगा, और जब जनतंत्र का जन्म होगा तो उसमें तो जनता ही सर्वोपरि होती है। तो इन्होंने कहा कि अब जनता जो है वह जग चुकी है। सदियों की ठंडी बुझी राख कहने का तात्पर्य है सदियों से जो भारत गुलाम था वह भारत आज़ाद हो चुका है, उसकी राख जो है सुगबुगा उठी, यानी राख में जो थोड़ा भी लय था, थोड़ी जान जो बची थी, उस जान के कारण ही वह पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल फिर से आग पकड़ चुका है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। आज जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों यानी लोगों की, भारतीय जनता के ऊपर ही ताज है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, समय रूपी रथ का घर घर नाद, नाद का मतलब है आवाज़। समय रूपी जो समय का रथ है वो बदल चुका है, उसका ज़रा आवाज़ तो सुन लो, क्योंकि उस रथ पर कोई और नहीं बल्कि जनता आरूढ़ है, और वह जनता आ चुकी है, इसलिए सिंहासन खाली कर दो। यहाँ पर सिंहासन खाली करने के लिए उन अत्याचारियों को कहा गया है जो काफ़ी समय से हमारे भारत पर हमें गुलाम बनाए हुए रखे थे, हमारे भारत पर उन्होंने कब्जा किए हुए था और भारत को गुलाम बनाकर रखा था उन्होंने। उनके लिए कहा गया तुम सिंहासन खाली करो। तो फिर अब देखिए यहाँ पर कुछ कहा गया कि आखिर कौन, फिर यहाँ पर प्रश्न भी है, कहता है कौन, जनता, यानी अत्याचारियों के द्वारा प्रश्न है, जनता, यहाँ क्वेश्चन मार्क, जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें, वही अत्याचारियों के द्वारा कहा गया, अरे मिट्टी की अबोध जो मूर्तें थी जिसे हम लोग जैसे तैसे घुमाते थे, वही जनता है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुँह खोल दर्द कहने वाली। अब अत्याचारियों के ही किसी सहयोगी ने कहा कि अरे वही जनता है, जो जनता कभी भी कुछ नहीं बोलती है, जैसे चाहो वैसे उसे नचा दो, उन्हें खूब कष्ट भी हो तो भी वो कुछ बोलती नहीं है, कभी भी अपना दर्द किसी को नहीं सुनाती है। फिर यहाँ पर अत्याचारियों के द्वारा ही कहा गया जनता,
अरे हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़। जनता इस पर क्या कहती है? बोला, अरे जनता, अरे वही जिसे मैंने बड़ी लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जिसके सामने हम लोग लंबा 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 चौड़ा वादा किया करते हैं। नेताओं के ऊपर यहाँ पर एक कहा गया है, नेताओं के ऊपर यह कविता पूर्ण रूप से बैठती है सटीक, कि अरे वही जनता जिसके सामने हम लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सती, बहुत बेचारी सताई हुई जनता। खैर ठीक है, लेकिन आखिर सभी का मत क्या है? बड़ा गूढ़ प्रश्न है ये। तो अब देखिए जनता के बारे में क्या है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुई जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। अब यहाँ पर ऐसे नेताओं के द्वारा जो अत्याचार करते हैं उन्हें कहा गया कि उन्होंने कहा कि जनता तो कुछ नहीं है, जनता तो फूल के समान है, जिसे जब भी चाहो तब दोनों में, यानी वो जो जिसमें सजाया जाता है फूल बेचने के लिए, उसमें उतार के सजा लो इसे, अथवा कोई दुधमुही बच्ची हो जिसे फुसलाने के लिए बहलाने के लिए दो चार खिलौना उसे दे देंगे, बच्चा बहल जाएगा। बिल्कुल जनता उसी तरह है। जब इलेक्शन आएगा तो उस समय, इलेक्शन के समय, इस जनता को क्या किया जाएगा, कुछ थोड़ा मोड़ा लोभ वगैरह दे करके बहला फुसला लिया जाएगा। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिर यहाँ पर कहा गया कि देखो जनता को कमज़ोर मत समझो, जनता जब जग उठे, जनता जब जग जाए और कोपाकुल हो जाए, कोप से आकुल हो जाए, यानी काफ़ी ज़्यादा कष्ट वो सह करके बिल्कुल वो परेशान हो जाए, और जब उसका गुस्सा चढ़ जाए तब तो कुछ नहीं, तब फिर दो राह समय के रथ का घर घर नाद समय वो आ चुका है, और उस समय रूपी रथ का घर घर नाद सुनो, आवाज़ सुनो, देखो जनता आ चुकी है, अब सिंहासन खाली करो। फिर अब जनता की ताकत का एहसास यहाँ पर करवाया है कवि ने। अब देखिए जनता का ताकत कैसे उसका एहसास करवाया है कवि ने। गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यानी अब जो अंधकार था, जो गुलामी थी, वो बीत चुका है। अब तो अंबर यानी आसमान का भी जो गवाक्ष है, जो वह भी दहक रहा है, जो उसका भी अक्ष है, वह अंबर भी दहक रहा है। या और नहीं कोई जनता का स्वप्न है, जो अंबर में है, आसमान में कौन है? जनता के स्वप्न हैं। और जो अंधकार को भी चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं, जो अंधकार का सीना फाड़ते हुए यह जनता के स्वप्न यह आ रहा है। क्यों जनता का स्वप्न है कि वह अपने ऊपर किसी अत्याचारी को अत्याचार नहीं करने देगी, क्योंकि जनता ही आज सर्वोपरि है। अब देखिए आगे क्या है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। अब इन्होंने कहा कि सबसे विराट जनतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र हमारा ही है, भारत का। और उस समय शायद भारत की जो जनसंख्या है वह 33 करोड़ रही होगी, इसलिए इन्होंने कहा कि 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, 33 करोड़ जनता के लिए सिंहासन तैयार करो। एक आदमी कोई किसी के ऊपर, किसी के सिर पर ताज नहीं रखाएगा। राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र में एक आदमी जिसे चुना जाता है, किसके द्वारा? सभी लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा। इसलिए कहा गया 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि आज राजा का अभिषेक नहीं हो रहा है, आज तो प्रजा का अभिषेक हो रहा है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। और आज जो अभिषेक होगा, मुकुट जो पहनाया जाएगा, कि कोई प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, जो उन्हें ताज पहनाया जाता है, वो ताज वस्तुतः वहाँ की जनता के सिर पर ताज होता है। अब इन्होंने कहा अंत में, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। अब असली देवता इन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय किसानों को कहा कि देवता तुम कहाँ खोज रहे हो आरती लेकर के देवता को? मंदिरों में, राजा के महलों में या तहखाने में कहाँ खोज रहे? अरे देवता तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए तुम्हें मिल जाएंगे, देवता तुमको खेत में मिलेंगे, खलिहान में मिलेंगे। देवता वही हैं, उनकी पूजा करो।
फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। फावड़े और हल जो किसानों के मुख्य औजार हैं, यही आज राजदंड बनने को हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, यानी जो धूसर मिट्टी है वो पूरा श्रृंगार सजा रही है सोने से। और आज रथ जो है, समय का रथ यह बदल चुका है या राह बदल चुका है। आज आओ इसी सोने के रथ पर जो जनता आ रही है, इसका स्वागत करो। चलिए अब देखिए पहला प्रश्न क्या है इसमें। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। देखिए अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे, तो इसमें लिखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी स्वाधीन भारत की पराकाष्ठा को मजबूत बनाना चाहते हैं। बदलते समय में भारत का स्वरूप भी बदल रहा है। आज राजा नहीं, प्रजा का राज्याभिषेक हो रहा है। अतः इसी कारणवश कवि ने जनता के जयघोष का वर्णन करते हुए कहा है कि आज समय रूपी रथ के ऊपर जनता आरूढ़ है और आज वह समय बदल चुका है। इसलिए आज नेताओं, राजनेताओं के सिर के ऊपर मुकुट नहीं, बल्कि भारतीय जनता के सिर के ऊपर मुकुट उन्हें पहनाया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा, इसको बना के लिख लीजिएगा आप लोग। सेकंड देखो, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। चलिए इसको लिखिए, वर्षों की पराधीनता की बेड़ी को तोड़कर आज जनता जयघोष कर रही है, अर्थात आज लोकतंत्र आ चुका है। वह हुंकार भरती हुई सिंहासन खाली करने को कहती है। मूर्तिमान रहने वाली जनता आज मुंह खोल चुकी है। पैरों के तले रौंदी जाने वाली, जाड़े पाले की कसक सहने वाली और बिल्कुल दूसरों के द्वारा दिए गए दंश या वेदना को सहने वाली जनता आज अपना मुंह खोलने के लिए व्याकुल है। तो इस तरह से कवि ने भारतीय जनता का वर्णन एक सशक्त जनता के रूप में कविता के आरंभ में किया है। तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल की तरह है या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों? फूल या दूधमुही बच्ची की तरह किन के लिए है? तो इसमें लिखिए, सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है। रोती हुई दूधमुही बच्ची को शांत रखने के लिए जैसे उसे कुछ खिलौने दे दिए जाते हैं और वह रोना बंद कर देती है, ठीक उसी प्रकार जब चुनाव का समय आता है, उस समय जनता को बहलाने फुसलाने के लिए कुछ लोभ दे दिया जाता है और राजनेता उन्हें बिल्कुल अपने तरफ मोह लेते हैं। तो कवि ने, अब देखिए इसी में एक और प्रश्न है, कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि कवि ने ऐसे राजनेताओं का प्रतिवाद किया है कि आज की जनता वह जनता नहीं है जो उनके लोभ में आ जाए। आज की जनता सशक्त है, वह ऐसे राजनेताओं को सिंहासन से हटाकर ही दम लेगी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। चलिए इसमें लिखिए, स्वाधीन भारत की नींव जनता है। स्वाधीन भारत की नींव जनता है। गणतंत्र जनतंत्र पर निर्भर है। जनता का स्वप्न अजेय है। सदियों अंधकार युग में रहने वाली जनता आज प्रकाश युग की ओर जा रही है। वर्षों से स्वप्न संजोए रखने वाली जनता निर्भय होकर एक नए युग की शुरुआत कर रही है। आज अंधकार युग का अंत हो चुका है और जनतंत्र
का जन्म हो चुका है। आज के समय में यहाँ राजा का राज्याभिषेक नहीं बल्कि प्रजा का अभिषेक हो रहा है, क्योंकि आज के युग में जनता ही सब कुछ है। अब चलिए 5 नंबर में देखिए, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किनके सुर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों? तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, भारत विश्व का विशाल गणतंत्रात्मक देश है। कैसा देश है? गणतंत्रात्मक देश है। यहाँ देश की बागडोर राजनेताओं को न देकर जनता को सौंप दी गई है। जनता ही यहाँ सर्वोपरि है। अपने मनपसंद प्रतिनिधि को ही वह सिंहासन पर आरूढ़ करवाती है, उन्हें ही सिंहासन सौंपती है। आज कवि ने जनता के सिर पर ही मुकुट धरने की बात कही है, क्योंकि आज के समय में जो प्रतिनिधि है वह जनता के द्वारा ही चुनकर वहाँ भेजा गया है। जनता को पक्ष में लेकर ही देश की रूपरेखा तैयार की जाए, ऐसा कवि का मत है। मनमानी करने वाले राजनेताओं को सिंहासन से उतारकर नए राजनेता को जनता ही आरूढ़ करती है। अब देखिए 6 नंबर में, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है, वे कहाँ मिलेंगे? कवि की दृष्टि में आज के देवता कठोर परिश्रम करने वाले किसान हैं। ये किसान कहीं पत्थर तोड़ते हुए या कहीं खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और किसान इनके इस देश के मेरुदंड हैं। काफ़ी गर्मी या काफ़ी सर्दी में भी या काफ़ी वर्षा में भी ये किसान अपने काम में डटे हुए मिलते हैं। अतः इसी कारणवश कवि ने आज के देवता के रूप में किसानों को ही नवाजा है कि आज के किसान ही आज के देवता हैं। अब देखिए 7 नंबर में क्या है, कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। संक्षेप में ही बताना है। प्रस्तुत कविता लिखिए, इसमें प्रस्तुत कविता में स्वाधीन भारत का जीवट चित्रण किया गया है। सदियों के बाद जनतंत्र का जयघोष हुआ है और जनतंत्र के बाद जो जनता है वह सशक्त हो चुकी है। वह अत्याचारियों के अत्याचार से मुक्त है। अब वह मुंह बंद कर विवश रहने वाली जनता नहीं है। आज की जनता के पास असीम शक्तियां हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हुंकार भर रही है और आज के समय में जनता ही सर्वोपरि है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कवि ने भारत की 33 करोड़ जनसंख्या जो उस समय थी उसमें किसानों को सर्वोपरि माना है। उन किसानों को कवि ने देवता तक कहा है। ये देवता जो गिट्टी तोड़ते हुए या खेत खलिहानों में काम करते हुए नजर आते हैं, इनका जयघोष उन्होंने किया है। अब चलिए अंतिम प्रश्न में व्याख्या करें, पर इसमें दोनों में ऊपर में वही चीज़ लिखिएगा जो एक में लिखना है। ऊपर में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्यखंड में उद्धृत जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यहाँ तक दोनों में यही लिखना है। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई जनता आज स्वतंत्र हो चुकी है और आज जनता के सिर पर ही ताज इठला रहा है। जनता आज उस सोने के ताज को पहनकर आज पूरे देश पर शासन कर रही है। आज जनता ही सर्वोपरि है। आज की जनता जो कभी गुलाम थी, आज वह सिर उठाकर जीने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है।
अब दूसरे प्रश्न में क्या कहेंगे, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो इसमें भी ऊपर में वही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से, ये सब लिख करके पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने जनता की शक्ति के बारे में लोगों को एहसास करवाया है कि आज के इस नए भारत में जनता के पास असीम शक्तियां हैं। वह जब चाहे अपने प्रतिनिधि को अब सत्ता से यानी उसको ताज से बेताज कर सकती है, यानी उसको बिना ताज के कर सकती है, उसको कुर्सी से हटा सकती है। अर्थात वह हुंकार अगर भर दे तो बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है। उसके सांसों के बल पर ही ताज इधर से उधर हवा में डोलता है। जनता को रोकने की क्षमता समय में भी नहीं है, क्योंकि जनता अगर चाहे तो वह समय और काल दोनों को मोड़ देती है। तो इस तरह से दोनों प्रश्न का उत्तर हो गया और इस तरह से यह चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। तो बच्चों, मैंने इसमें आप लोगों को रश्मि रथी के बारे में भी बताया, रश्मि रथी जो कि इनकी रचना है, और इसके बाद इनके बारे में भी, इनके जीवन के बारे में भी बताया है। आप लोग पूरा पढ़ेंगे, इसको पूरा अच्छे से देखिए, उछल उछल के नहीं पढ़ना है और अच्छे ढंग से पढ़िए ताकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे ढंग से लिख सकें। तो अब आप लोग जो भी प्रश्न वगैरह हैं इसको दोहराते रहें और रिवीज़न करते रहें। जब भी आगे जब हम लोग ऑफ़लाइन क्लास में मिलेंगे या फिर जब आप ऑफ़लाइन क्लास में जाएंगे या कभी एग्ज़ाम होगा तो उस समय वो आपको काम में आएगा। तो इसी के साथ आज के क्लास को कुछ पंक्तियों से मैं समाप्त करना चाहूँगा। ये पंक्तियाँ हैं, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो बच्चों, बुलंदियों पर ठहरे रहें और अपने रिवीजन को बनाए रखिए। इसी के साथ हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। गुड बाय, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू ज़ील एंड विथ न्यू इम्तियाज़ with new chapter.